सभी छात्रों को नमस्कार और स्वागत। सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग कक्षा 6 नागरिक शास्त्र का अध्याय पहला और भाग चौथा विविधता की समझ। इस अध्याय का ये आखिरी भाग है। जैसा कि हमने इसके पहले 3 वीडियो के अंदर हमने देखा, भारत में विविधता को समझने के लिए जैसा हमने लद्दाख का उदाहरण देखा, जैसा लद्दाख और केरल, इन उदाहरणों के ज़रिए हम ये समझने की जैसा लद्दाख की इससे कोशिश की है, और अभी हम केरल के भी उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर पड़ता है। जैसा केरल के उदाहरण से आप देखिए, ये केरल में इस तरह के ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ आपको दिखाई देते, लेकिन इस तरह के पेड़ आपको वहाँ मतलब लद्दाख में नहीं दिखते। लद्दाख में बर्फ़ है लेकिन यहाँ बर्फ़ नहीं है। जैसा केरल में समुद्र किनारा है, लोग मछली खाते, लेकिन आपके तिब्बत में इस तरह का मछली और क्या कहते हैं समुद्र किनारा नहीं है। तो कई सारी भौगोलिक स्थिति में हमको यह बदल दिखाई देता है। केरल में अत्यधिक तापमान काफ़ी बहुत ज़्यादा होता है। उसके लद्दाख के स्थिति से यदि देखा जाए तो लद्दाख में काफ़ी टेम्परेचर लो होता है। तो कई सारी भौगोलिक विविधता है। अभी हम देखेंगे दूसरा उदाहरण। जैसा पहले उदाहरण में हमने लद्दाख के भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा, व्यापारी वहाँ कैसे आए और वहाँ वो कैसे लोग बसे। लद्दाख और केरल के उदाहरण के ज़रिए हम ये समझने की कोशिश लद्दाख के उदाहरण से किए, और इस उदाहरण से करेंगे किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। तो असर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि लोगों की गतिविधि उस हिसाब से चलती है। अभी आप देखिए, जम्मू और यह कश्मीर, यह पहले राज्य हुआ करता था, लेकिन इस समय ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के पश्चिम में यह लद्दाख है, काफ़ी पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र में बसा हुआ यह प्रदेश है, हिम से ढका हुआ है। दूसरा आप देखेंगे, दक्षिण भारत का ये हिस्सा जो अरब सागर के पूर्व में आता है, और अरब सागर केरल के पश्चिम में अरब सागर आता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये समुद्र है, और ये इस तरह की पट्टी आपको जो दिखाई देती है ये केरल की है, और इसके बारे में अभी हमको जानकारी लेनी है। अभी आप ये भारत के मानचित्र के अंदर आप यदि उसकी स्थिति देखते हैं तो भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर ये केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पर हमने लद्दाख के बारे में पहले भाग 3 में देखा, और अभी हम लोग केरल के बारे में देखेंगे। या आप देख सकते हैं, यह बैंगनी कलर का ये केरल है, यह पट्टी भारत के पश्चिम में। अभी हम देखेंगे केरल की भौगोलिक स्थिति के बारे में क्या है। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में ये बसा राज्य है, एक पट्टी जैसा पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र पर, और एक तरफ उसका समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों के विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आप लोग खाने में मसाले में वो खाते हैं, जिससे आपके खाने की टेस्ट भी अच्छी होती है। तो ये सभी चीज़ें आप यदि कहेंगे ये कहाँ से मिलती है, तो ये ज़्यादातर केरल में मिलती है, जो केरल की पहाड़ियाँ उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसीलिए ये जो पश्चिमी यूरोप के देश भारत के अंदर जो आए थे, ये मसाले के पदार्थ के कारण आए थे, क्योंकि वो चीज़ें वहाँ यूरोप में नहीं मिलती थी। जैसा वास्को दी गामा 1498 में जो कालीकट बंदरगाह में केरल के आए, या अन्य लोग भी, मतलब मसाले के कारण व्यापारी लोग यहाँ पर आकर्षित हुए। जैसा कि लद्दाख के उदाहरण के अंदर हमने देखा, वहाँ पर जो पश्मीना ऊल है, तो ये ऊन के कारण जो व्यापारी हैं, जो मध्य एशिया के व्यापारी, वहाँ पर वह आकर्षित हुए, जो एक विशिष्ट प्रकार की भेड़ वहाँ मिलती है। अभी आप ये देखिए, मसाले के पदार्थ, मिर्च वगैरह, आप ये सब चीज़ें आपको मालूम है ही। तो ये इनका उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है, और इसलिए ज़्यादातर ये यूरोपीय लोग भारत के तरफ आकर्षित
यह मसाले के पदार्थ के कारण ही हुए हैं। अब ये केरल का तटवर्ती इलाका आप देखिए, ये समुद्र किनारा है और ये उसका तटवर्ती क्षेत्र, लोग समुद्र किनारा देखने भी जाते हैं। आप लोग भी गए होंगे, देखा होगा आपने समुद्र। जैसा आगे आप देखिए कि व्यापार के कारण विदेशियों का केरल में आगमन हुआ। सबसे पहले जो अरबी और यहूदी व्यापारी ये केरल में आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्म जो संत थॉमस ये लगभग 2000 साल पहले भारत में आए थे और ईसाई धर्म लाने का श्रेय यदि किसी व्यक्ति को जाता है तो ये संत थॉमस को जाता है और वे सबसे पहले केरल में आए थे। अरब के कई व्यापारी यहाँ आए, जैसा कि इब्न बतूता के बारे में, ये लगभग 700 साल पहले यह आए और यहाँ के वृत्तांत जो है मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत होती है। तो इस तरह उन्होंने इब्न बतूता ने लिख कर रखा है। इब्न बतूता, आगे उनका चित्र भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको सिलेबस में डिटेल नहीं है। जैसा 1498 में जो पुर्तगाली खलासी वास्को द गामा समुद्र के रास्ते पर यहाँ पर आए थे, यानी कालीकट बंदरगाह में, वहाँ के राजा झामुरिन के साथ उन्होंने अपने व्यापारी संबंध स्थापित किए थे। अब ये व्यापारी संबंध क्यों स्थापित किए थे? व्यापार के कारण ही किए थे, जो कि यहाँ के फेमस मसाले वो ले जाना चाहते थे। अब ये इब्न बतूता का आप ये चित्र देख सकते हैं। ये इब्न बतूता ये अरब यात्री विद्वान है, लेखक। ये उत्तर अफ्रीका के मोरक्को के तांजार नगर में 1304 में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता, मुसलमान यात्रियों में से महान इनको माना जाता है और इन्होंने लगभग 75,000 मील की यात्रा की थी। आज के जैसे रेल, हवाई जहाज़ या आज की जैसी जितनी सुविधा आपको मिलती है, इस तरह की सुविधा नहीं थी। ज़्यादातर उन्होंने अंतर यह पैदल ही पार किया है और इनको जो है काफ़ी इन्होंने जानकारी अरबी भाषा के अंदर भी लिख कर रखी है। वह भारत में मोहम्मद तगलक के समय यहाँ आए थे और उनको मोहम्मद तगलक ने दिल्ली में उनको काजी नियुक्त किया था, जो धर्मगुरु है, और वो लगभग दरबार में 7 साल रहे। और 1342 में मोहम्मद तगलक ने उन्हें चीन के बादशाह के पास अपना राजदूत भेजा और जब वो वापस लौटे तो उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा और जो है वो समुद्र जो है वो वापस लौटते समय कठिनाई का सामना करना पड़ा और वो कालीकट पहुँचे। 1354 में भारत से फिर वो मोरक्को की राजधानी फेंस चले गए और इसी तरह 14वीं सदी के रोचक जानकारी या के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय के बारे में अरबी भाषा में इब्न बतूता ने लिख कर रखा है और इसलिए हमको 14वीं सदी का जो इतिहास है, विशेषता सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में उनके ग्रंथों और उनके जो वृत्तांत है उसके जरिए इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती है। और वो वापस अपने देश मोरक्को चले गए और वहीं पर 1377 में उनका मृत्यु हुआ। तो ये विशेष जानकारी आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि ये ज़्यादातर आपको सिलेबस में नहीं है। व्यापार के कारण केरल विभिन्न धर्म के लोग, अब यह केरल में यहाँ के सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ यहूदी भी आए, मुस्लिम भी आए, ईसाई भी आए, हिंदू और बौद्ध धर्म के लोग उसके अंदर शामिल हैं। और ये सभी व्यापारी भारत में, विशेषता केरल में मसाले के पदार्थों को खरीदने के लिए आते थे। अब ये चीन के व्यापारी भी केरल आए हैं, जो मछली पकड़ने के लिए जो जाल है वो उसका इस्तेमाल करते थे और चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं और उन्हें चिन्ना वल्ला कहते हैं। और वो ज़्यादातर आपको मालूम होगा कि केरल में लोग ज़्यादातर मछली खाते, क्योंकि समुद्र तटवर्ती क्षेत्र वहाँ नज़दीक होने के कारण, जैसा कि हमारी जहाँ जैसी भौगोलिक परिस्थिति होगी वहाँ वैसे लोगों का खान पान और जो संस्कृति वैसी निर्माण होती है। हमने अध्याय 2 नंबर की वीडियो में देखा।
तो या तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं वो चीना पट्टी उसे कहते हैं। और चीन शब्द इस शब्द को और इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। जैसा कि केरल की उपजाऊ ज़मीन और जलवायु चावल की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है और इसलिए वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, क्योंकि उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल में होता है। जैसा कि अभी यहाँ हमारे महाराष्ट्र में लोग ज़्यादातर ज्वार की रोटी खाते हैं। जैसा आप उत्तर भाव मतलब जहाँ पर जिन चीज़ों का फसलों का उत्पादन होता है उसको लोग अधिक पसंद करते हैं। तो यहाँ पर चावल की खेती के लिए उपयुक्त ज़मीन और दूसरा मछली और सब्जी इनका उत्पादन होता है, इसलिए इनके खाने में ये चीज़ें होती है। अभी आप ये मछली पकड़ने वाला चीनी जाल को आप देख सकते हैं। इससे यह समझ में आता है कि चीनियों ने अपनी यहाँ जो जाल पकड़ने की जो तरकीब थी, जो कला थी, वो यहाँ छोड़ के गए और यहाँ के लोगों ने उसको अडाप्ट कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं। जैसा कि एक और आपको यहाँ का सांस्कृतिक केरल में मनाए जाने वाले जो त्यौहार है उसमें एक ओणम, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी सी होड़ी है और उसमें कई सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और वो जो होड़ी है, बोट है, वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से चलाते हैं और इस तरह की कई सारी जो होड़ी होती है और होड़ी मतलब बोट छोटी सी, और उसमें लोग जो है कंपटीशन लगाते, स्पर्धा लगाते, प्रतियोगिता रखते हैं। तो ये प्रतियोगिता की एक नाव है। सॉरी। जैसा केरल और लद्दाख के सांस्कृतिक जीवन और व्यापार का संबंध क्या है। जैसा कि केरल लद्दाख की भौगोलिक स्थिति एक दूसरों से बिल्कुल भी अलग है। अब वो स्थिति क्या बिल्कुल अलग है, जैसा आपने देखा लद्दाख में पर्वत, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ है। जैसा वहाँ बर्फ़ गिरता है, गर्मी के समय में जो पानी पिघलता है उसको वो लोग अब जब बर्फ़ पड़ता है तो उस समय उसका उपयोग करते हैं। जैसा कि पूरी ज़मीन पूरी उस पर बर्फ़ जहाँ भी कहीं देखो आप वो हिमाच्छादित हो जाती, बर्फ़ से छाया हुई रहती है। वही आप केरल में देखेंगे तापमान अधिक होता है, तो वहाँ लद्दाख में तापमान बहुत कम होता है। लद्दाख के लोग मछली नहीं खाते, जैसा वो मांस खाते हैं कि जानवरों का, तो यहाँ के लोग जो है मछली खाते हैं। जैसा चावल, साग, सब्जी या उसका उत्पादन होता है तो यहाँ लद्दाख के अंदर दूसरी जगह से मंगाया जाता है। तो यह दोनों परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग अलग है। जैसा कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। अब यहाँ मसाले के पदार्थ केरल में अत्यधिक उत्पादित होते थे और ये अरबस्तान और चीन के अंदर नहीं होता था, इसलिए व्यापारी यहाँ आए। जैसा कि ऊन को खरीदने के लिए जो उसके कपड़े बनाते थे, तो ऊन के खरीदने के लिए लोग यहाँ लद्दाख में आते थे और इसलिए उनका व्यापारियों के साथ संबंध आ गया। भौगोलिक स्थिति में मसालों की खेती संभव बनाई। वही लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींच लिया। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन को उसके इतिहास और भूगोल से इनका काफ़ी गहरा संबंध होता है। अब ये विविधता में एकता किस प्रकार की है। जैसा कि हमने देखा भारत की विविधता अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना जाता है। हमारे देश में विभिन्न भाषा, धर्म और अलग अलग क्षेत्र, खान पान, संस्कृति, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद हम एक सूत्र में पिरोए हुए, बांधे हुए हैं। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो भिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिला और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी स्वाधीनता की लड़ाई जारी रखी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग प्रवेशों को लोग उसमें शामिल थे। उसमें जात, धर्म, भाषा इस तरह का कोई बंधन नहीं था और एकजुट होकर लोगों ने ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन किए। जैसा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, असहयोग आंदोलन हो, 1942 का छोड़ो भारत आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया हो, या इसके जैसे अन्य कई जो आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किए, उसके पीछे मकसद ही था कि ब्रिटिशों का शासन हिंदुस्तान से यहाँ से उनको भगाकर भारतीयों का शासन स्थापित करना ये था। कई सारे लोग जेल में गए और अंग्रेज़ों को अलग अलग तरीके से उन्होंने विरोध किया। अंग्रेज़ों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है
और राज कर सकते हैं, मगर लोगों ने ये भी दिखाया कि वे एक दूसरे से चाहे वो कितने भी भिन्न हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ की लड़ाई में हम सभी लोग एक हैं। तो इसे आप समझ सकते, विभिन्नता होने के बावजूद भी हम एक सूत्र में हैं। अब एक इस संदर्भ में एक आप कविता को देख लीजिए। दीन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। अब ये दीन खून के हमारे यानी देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए अंग्रेज जो भारतीयों के साथ दुष्कर्म या जो दमन की नीति का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिशों का विरोध किया। और ये दीन खून के हमारे मतलब बुरे दिन थे, प्यारे भूल न जाना, ये आज़ादी की लड़ाई को हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। जब 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा, ऐसे राष्ट्रीय त्योहारों के समय ऐसे दिनों को हमने भूलना नहीं चाहिए, उनको याद करना चाहिए। सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, सैयद यानी दुश्मन यानी ब्रिटिश, जो अब सब ब्रिटिश लोग इन्होंने या ब्रिटिश सरकार इन्होंने हमारे भारतीयों को एक एक को चुन चुन कर मारा। अब उनको लोगों को उन्होंने उपमा दी फूल की। वीरान इस चमन में कोई गूल खिला के जाना। अब ये वीरान चमन कर दिया है, जहाँ हमारी अशांति थी, संस्कृति थी, लोग थे, उनको वीरान कर दिया उन्होंने। दीन खून के हमारे गोली खा के सोए जालियांवाला बाग में, हम सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। जैसा कि 13 अप्रैल 1919 में रौलेट एक्ट के खिलाफ जो काफ़ी दमनकारी कानून था, उसके खिलाफ 5000 से ज़्यादा लोग जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के जब नज़दीक जो जालियांवाला बाग है वहाँ लोग इकट्ठे हुए थे और बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। तो अंग्रेजों ने जो जनरल डायर था, इस अफसर ने गोली मारने के आदेश दिए और जिसमें काफ़ी लोग उसमें मारे गए। एक कुआं है, कुएं के अंदर भी गिर गए। तो इसलिए गोली खा के सोए यानी वो मर गए, धरा तीर्थी गए, वीर बलिदान उन्होंने दिया। ये गोलियां जालियांवाला बाग में सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। जो कब्र में उनको दफन किया गया, उनको याद करने के लिए आप उनको दिया जलाए। दीन खून के हमारे हिंदू और मुस्लिम की होती है आज होली, बहते एक रंग में दामन भिगो के जाना। दीन खून के हमारे हिंदू और मुसलमान सभी जाति धर्म के लोग इस त्यौहार में 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में पड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दीन खून के हमारे। तो इस तरह कुछ लोग जो है जेल में थे, कुछ लोग कब्र में गड़ चुके थे, और इनके लिए आप उनको याद करिए और प्यारे उनके लिए आप ये दुख आप व्यक्त करिए। तो इस तरह दीन खून के हमारे यह भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा ने यह तैयार किया हुआ है। अभी आप देखिए, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बगल में एक जालियांवाला बाग है, उसको बाहर जाने का एक ही रास्ता है। और जो रौलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने भारत में 1919 में लागू किया था, उसके खिलाफ ये काफ़ी दमनकारी था, तो काला कानून के रूप में ही उसको लोग मनाते थे। और वहाँ सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और अन्य डॉक्टर सत्यपाल, ये दोनों उसका विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में एक सभा ले रहे थे। उसमें निहत्थे, निरपराध, गरीब और सभी लोग उसमें शामिल थे, और उनके ऊपर वो किसी प्रकार की अशांति नहीं फैला रहे थे। लेकिन जनरल डायर ने गोली मारने के आदेश उनको दिए और उसमें कई सारे लोग मारे गए। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल डायर ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोली चलाई जो सभा कर रहे थे, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, कई घायल हुए। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख अंग्रेज़ों के पक्षतापूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। और जो ये गीत अभी इसके पहले वाले स्लाइड में आपको बताया, उन्हीं शहीदों को याद में गाया गया है। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा उभरी गीत चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखने के लिए, या आप देख सकते हैं या पंडित नेहरू, और ये हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज, और यहाँ
हमारे जो लोग हैं भारत के यहाँ पर बसे हुए आप देख सकते हैं। अभी आप देखिए पंडित नेहरू की एकता के प्रति विचार क्या थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप लोगों को मैं मालूम होगा, आपने देखा होगा 8वीं क्लास की हिंदी में कि आपके अभ्यासक्रम में भी ये किताब है, जो अहमदनगर के भुईकोट किले में पंडित नेहरू ने लिखा था। और भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, ज़बरदस्ती किसी ने ये एकता को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको थोपी नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। जैसा हमने देखा, भाषा अलग है, धर्म अलग है, अलग अलग विभिन्न स्त्री पुरुष अमीर गरीब सब कुछ अलग अलग क्षेत्र सब कुछ अलग होने के बावजूद भी आज भी हम लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार जो है हमें दे दिया। अभी आप देखिए जालियांवाला बाग जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, उसका आप एक चित्र आप देख सकते हैं। जो जनरल डायर ने अपने सिपाहियों को गोली मारने के आदेश दिए थे, यहीं पर वह सभा चल रही थी। यहाँ पर ये आज भी आप जालियांवाला बाग जाते हैं, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल बगल में है, तो आपको ये निशान गोलियों के आज भी आपको निशान मिलेंगे। आज आप देखिए कब और क्यों ये तिरंगा बदला, इसके बारे में तो ज़्यादा हम डिटेल अभी नहीं है कर रहे, लेकिन भारत का राष्ट्रध्वज जो था वह कैसा कैसा बदला अब देखिए, कैसे कौन से साल में कैसा बदला और क्या था। 1857 में आप देखिए आपके सामने है, ये 1906 में जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ है, ये चांद और उगता सूर्य है। फिर ये वंदे मातरम, उसमें ये फिर अलग अलग उसके रंग चेंज हो गए, ये 1907 का है। यह 1917 का आप देखिए, उसमें फिर यह मानचित्र बदल गया। यह 1921 में फिर चरखा आ गया, 1931 में और ये चरखा का आप देखिए अब उसका वह इस तरह आ गया, ये 3 आपके रंग आ गए। ये 1947 में फाइनली हमारा ये चक्र बीच में जो आया और आज हमारा यही हमारा राष्ट्रध्वज है। तो किस तरह हमारा यह ध्वज बदलता गया, उसका एक जनरल नॉलेज के लिए आपको ये बात बताई। तो अभी आप हमारे जो एकता है उस एकता को ऐसा ही हमने सभी ने बांध के रखना है, राष्ट्रीय एकात्मता से रखना है और हमारी देश की शान इसी तरह हमको बढ़ानी है। तो इसी तरह हम हमारा विविधता में एकता है। तो ये पाठ आपका यह समाप्त होता है। धन्यवाद।